नेता पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में इनसे चर्चा होगी, हर पहलू पर बात होगा और विकास की रफ्तार पर किस तरीके से मध्य प्रदेश नए आयाम गढ़ रहा है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, मुझे लगता है तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और अब हम बात करने वाले हैं, मैं चाहूंगी एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत जी आप मंच पर हैं और साथ ही हमारे साथ डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा जी हैं, वित्त मंत्री हैं। मैं आप चाहूंगी कि आप भी मंच पर मौजूद रहें क्योंकि हम इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का बजट तो पेश हुआ, जनता को क्या मिला, कहां पर उम्मीद में कमी रह गई, हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए बारीक से बारीक, क्योंकि सवाल हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि हम हैं विस्तार वाले और विस्तार चाहे गांव हो शहर हो हर जगह पहुंचता और आम जनता की बात करता है। ओवर टू यू ब्रिजेश राजपूत जी। शुक्रिया रसिका, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे से बड़ी एनर्जी के साथ जिस तरीके से एंकरिंग कर रही हो सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो एक बार रसिका के लिए ताली बजा दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी। और सबसे बड़ी बात यह कि देवड़ा साहब भोपाल से उनको इंदौर आना था, मगर अचानक कुछ ऐसे इमरजेंसी हो गई कि वो भोपाल से मंदसौर गए। और चूँकि आप सब लोगों से कमिटमेंट किया था कि यहाँ के विस्तार न्यूज़ के मंच पे आएंगे, जनता की बात करेंगे, जनता को बात सुनेंगे, जनता की सुनेंगे, जनता को सुनाएंगे, इसलिए सीधे मंदसौर से चले आ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। हाँ जी, आप इसको उपयोग करिए। और मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के पास ऐसा एक सौम्य, सहज और सरल उप मुख्यमंत्री मिला है जो मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री देवड़ा साहब ने भी कुछ दिनों पहले अपना 6वां बजट पेश किया था। लगातार बजट पेश कर रहे हैं, बीच में कुछ व्यवधान हुआ था, मगर जो सरकारें बन रही हैं बीजेपी के, देवड़ा साहब पे भरोसा कर रही हैं। और देवड़ा साहब मध्य बजट यानी कि आपकी हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जेब को खाली करने की बात और हमारी जेब को भरने की बात, तो निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। देवड़ा साहब, आप पहली बार आए हैं कि बजट पेश करने के बाद पहली बार किसी ऐसे मंच पे जवाब दे रहे हैं, तो सर क्या सोच के आपने इस बार का जो बजट पेश किया है? पहले तो ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और धन्यवाद भी कर रहा हूँ विस्तार न्यूज़ चैनल का। और यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ याद किया और मैं आपके बीच में आया हूँ। निश्चित रूप से मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। 12 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार का बजट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बजट हमने प्रस्तुत किया। 4,21,000 करोड़ का बजट हमने ये पेश किया। अभी तक का सबसे बड़ा बजट है ये? अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट है और निरंतर हम बजट का आकार हम निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, मैं भी इकोनॉमिक्स बहुत कम समझता हूँ, जनता भी कम समझती है, मगर ये आपने जो कहा कि जो सबसे बड़ा अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, तो इस सबसे बड़े बजट का क्या मतलब है और उससे हम आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जनता, प्रजातंत्र में जनता बड़े विश्वास के साथ में सरकार बनाती है और इस विश्वास के साथ सरकार बनाती है कि हमारे प्रदेश का विकास होगा, जन कल्याणकारी योजनाएं बनेगी और ईमानदारी से जो जनता का पैसा खजाने में आता है उसको निष्पक्षता से, ईमानदारी से जनता के बीच में खर्च करेंगे
और जनता के सामने उसका हिसाब बताएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार अगर खजाने का पैसा जनता के लिए खर्च करती है तो वो किसी के माथे पर कोई एहसान नहीं करती है। यह सरकार का राजधर्म है, ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए। मुझे खुशी है कि जब बजट पेश किया उसके पहले हमने पिछला बजट भी पेश किया था तो हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी हमने संवाद किया था। बहुत सारे सुझाव हमको बड़े सारगर्भित और बजट में सम्मिलित करने जैसे ऐसे सुझाव थे जो हमको प्राप्त हुए और हमने पूरी कोशिश की कि उस बजट में हम सम्मिलित करें। जनता के लिए बजट है, जनता का बजट है और सर्वस्पर्शी बजट, जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट हमने पेश किया। और विशेष तौर से हमने मोदी जी ने जो कहा है ज्ञान, कि इस हिंदुस्तान में 4 जातियां हैं, गरीब है, महिलाएं हैं, युवा है और किसान है। फिर चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, लेकिन बजट का फोकस हमने इन 4 बिंदुओं पर रखा, ज्ञान पर हमने फोकस किया। इसलिए ये बजट का जो पूरा प्रावधान हमने किया है, विशेष तौर से इन 4 बातों के लिए हमने प्रावधान किया। और कुल बजट का पूंजीगत व्यय, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पूंजीगत व्यय आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना हो रहा है, इस पर निर्भर करता है। मुझे कहते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल बजट का 20-21% हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए हमने प्रावधान किया। और आप पिछला अगर देखेंगे 2003 के पहले, तो 2003 के पहले जितना कुल बजट होता था, उस समय 10 साल तो दिग्विजय सिंह जी रहे, उस समय 10 साल में 9%, कुल बजट का 9% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए खर्च करने के लिए रखते थे। तो क्या प्रदेश का विकास होगा? मगर सर, लोग इस बात पे बहुत आपत्ति करते हैं या कहते हैं कि 2003 से आप क्यों गिनते हो? आपकी सरकार तो पिछले 20 साल से यहाँ पे नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, खत्म होगी तो 25 साल हो जाएंगे। 20 और 20 40 हो गए। जी जी। लेकिन उन 20 सालों का मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, और उस समय न सड़कें थी, न बिजली, न एजुकेशन के मामले में, न हेल्थ के मामले में कोई विकास था, बिजली मिलती नहीं थी। ये सारी अव्यवस्था केवल इसलिए थी कि क्योंकि बजट का अधिकांश उनका राजस्व व्यय में खर्च करते थे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट, हमने कभी पूंजीगत व्यय में जो राशि हमने मद में रखा उसको कभी राजस्व मद में हमने कभी खर्च नहीं किया। हमने पूंजीगत व्यय पूंजीगत कार्यों में ही खर्च किया। आपके सर बजट की सबसे अच्छी बात जो हमको लगी और यहाँ जनता को भी वो बात सबसे अच्छी लगी, वो है कि आपने जनता पे कोई नया कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। तो नो टैक्स नया बजट कर नहीं लगाया और न कर हमने बढ़ाया। दोनों काम हमने अभी इस समय बजट में नहीं किए। मगर इस बात पे हम सब को बड़ी उत्सुकता होती है और बार बार सोचते हैं कि जितना आपका बजट है 4.5 और लाख इसीलिए मैं ब्रजेश जी आपके बात को थोड़ा सा कर रहा हूं, इसीलिए अभी नीति आयोग ने जो गुणवत्तापूर्ण व्यय हुआ है उसकी सराहना की और 18 राज्यों में उसको प्रथम श्रेणी में रखा, 18 राज्यों ने। और ऐसा ही आरबीआई ने भी राजस्व प्राप्ति और व्यय, इसकी जो वित्तीय निष्पक्षता है उसको शीर्ष एक क्लास में रखा, उसको एक क्लास में। आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। ये दोनों ने कुछ सोच समझ करके इसका निर्णय लिया। नहीं, मध्य प्रदेश का वित्तीय अनुशासन तो अच्छा होगा क्योंकि आप जैसा एक ये दोनों ने कहा, आरबीआई ने भी कहा और नीति आयोग ने भी इसके बारे में बताया है।
मगर इसका क्या मतलब है कि जितना आपका बजट है 4,21,00,000 का और उतना ही आप पे कर्जा भी है, तो ये बैलेंस कैसे बन पाता है? जितना आपका कर्जा है उतनी ही आपका बजट है। कर्जा मुझे लगता है कि कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम में खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना, सड़कें बनाना, तालाब बनाना, स्टाफ डैम बनाना, स्कूल के भवन बनाना, जो डेवलपमेंट होता है उसमें खर्च करने का, पूंजीगत कार्यों में खर्च करने का काम हमने किया। हमने ये नहीं किया कि कर्जा लेकर के, जैसा कहते हैं कि घी पीने का काम पहले हुआ कि कर्जा भी लिया और न सड़कें बनाई, न स्कूल के भवन बनाए, न पीने के पानी का प्रबंध किया, न कहीं डेवलपमेंट किया। ये नहीं किया हमने। कर्जा लेकर के, और कर्जा भारत सरकार की परमिशन से, एफआरबीएम का नियम होता है, जीएसडीपी का 3% सीमा होती है, उसी के अंतर्गत हमने कर्जा लिया। कर्जा समय पर चुकाना, ब्याज समय पर चुकाना और सीमा के अंदर कर्ज लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होना चाहिए। कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम करना, ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी। लेकिन पिछली सरकारों में ये नहीं हुआ, ये कष्ट की बात है। जी जी, मगर एक चिंता है कि उस कर्जे को घटना भी चाहिए। कर्जा भी बढ़ रहा है, आपका बजट का साइज भी बढ़ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे राजस्व के हमारे नवाचार भी हम हो रहे हैं। हमारे पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी गुंजाइश है। हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारी रेवेन्यू बढ़े, और निश्चित रूप से पर कुल मिलाकर के आप देखें कि कौन सी ऐसी हिंदुस्तान की सरकारें होगी जो कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम पर। सबसे महत्वपूर्ण है कि समय पर चुकाना। मगर कुछ योजनाएं, जैसी खासकर जो बजट हम लोग ने अध्ययन किया, उसमें ऐसा लगा कुछ योजनाओं पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है जिनका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। जैसे कि लाडली बहना योजना, 18,000 करोड़ आपने उसके लिए रखा है। अब वो एक ऐसा फंड है जिसपे कि कुछ सरकार को वापस हासिल नहीं हो रहा। महिला सशक्तिकरण में हमारी बहनों को, माता बहनों को अगर कहीं अपने पांव पर खड़े होने के लिए अगर कोई सरकार प्रयास करती है तो 1250 में कैसे पैरों पे खड़े हो जाएंगी महिलाएं? नहीं, कुछ तो सहारा मिलता है ना। जहाँ कुछ नहीं मिलता है वहाँ अगर घर में अगर 1200 भी अगर वो हमारी बहनों को मिले तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। कम से कम उसके कारण उनको सहयोग मिल जाता है, उनको एक सहायता मिल जाती है, ये बड़ा काम है। तो ये भी एक बार बार विषय कि भाई योजना बंद हो रही। मैं आपको इस मंच से कह रहा हूँ कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई है वो कोई योजना बंद नहीं होगी, पर्याप्त राशि उनको दी जाएगी, और किसी भी प्रकार की कोई योजना चल रही होगी तो उसको हम निरंतर जारी रखेंगे। सर, हमारे सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी हैं, और उनके बगल में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी है। और कांग्रेस की हमेशा ये मांग होती है, खासकर जीतू पटवारी बार बार इस बात को कहते हैं कि आपने जो वादा किया था कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये देंगे, आप अभी 1,000 से 1250 पे ही आ पाए हैं। वो 3,000 का सपना महिलाओं का कब पूरा होगा? जब चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए संकल्प पत्र देते हैं, ये 6 महीने साल भर के लिए नहीं देते हैं। तो जो कहा है उसको हम करके बताएंगे। अब आज मैं तो, जनता अच्छी तरह से जानती है कि आज इस समय मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस समय जो विकास जो दिख रहा है, फिर चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, कहाँ सिंचाई पहले कहाँ थी, 3 में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज 50 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। कितना डिफरेंस है, कितनी योजनाएं। गांधी सागर कब से बना है, लेकिन गांधी सागर का पानी उठा करके कभी खेतों में डालने का प्रयास नहीं हुआ। नर्मदा का पानी किसानों के खेतों में डालने का काम ये इसी सरकार ने किया। मगर तो, जानकार लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में सिर्फ एक एग्रीकल्चर स्टेट की छवि बना के रख दी है। किसानों को पैसा देना, किसानों से फसल खरीदना, बजाय उसके कि बाकी हमारे पड़ोसी राज्य इंडस्ट्री में आगे बढ़ गए, उनसे रोजगार जनित हुआ है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, उसमें 30 लाख 77,000 करोड़ का निवेश आने की पूरी हमारी संभावना है और पूरा प्रयास हुआ है।
और निश्चित रूप से बहुत बड़ा भोपाल के अंदर बहुत समिट हुई, बड़ी जी बड़ी हाँ, समिट मगर हुई। ये इन्वेस्टर समिट तो हर साल का एक दस्तूर जैसा होकर रह गया है। नहीं, दस्तूर नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये ज़मीन पर उतरेगा। उसमें हमने कई सुविधाएं भी सरकार की ओर से जो फॉर्मेलिटीज़ होती थी उसको भी हमने काफ़ी कम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से जो निवेश अभी जो आए हैं वो पूरे ज़मीन पर उतरेंगे। सर, इस मंच से आप क्या घोषणा कर पाएंगे कि जब 5 साल में आपकी सरकार जब अगली बार चुनाव में जाएगी तो जो महिला में जो लाडली बहना योजना है उनको 3,000 आप दे पाएंगे हर महीने? जो हमने कहा है ब्रजेश जी, उसको अक्षरशः हम पूरा करेंगे। मैं ये आपको वादा कर रहा हूँ इस मंच से। सर, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी कमी जो दिखती है वो होती है कि रोज़गार बहुत कम है मध्य प्रदेश में। तो उस बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में कर्जे के साथ साथ। तो उस बेरोज़गारी से कैसे निपट रही है सरकार? अब ये जो निवेश आएगा, जब छोटे मोटे उद्योग लगेंगे, बड़े उद्योग लगेंगे, छोटे उद्योग लगेंगे, तो इसमें हमारे नौजवान काम करेंगे। और स्टार्टअप की भी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई है, केंद्र सरकार ने भी चलाई है, प्रदेश सरकार भी कर रही है। तो हमारे नौजवानों को मुझे लगता है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और जब ये निवेश धरती पर उतर जाएगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। और अभी हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, 1 लाख नियुक्ति पत्र दिए, और भी हम आगे आने वाले समय में और देंगे। सर, आप इंदौर शहर में बैठे हैं, कुछ बता पाएंगे कि आपके बजट में इंदौर की जनता के लिए क्या खास था और इंदौर आने वाले 5 साल में कितना बदल जाएगा? इंदौर हमारा मध्य प्रदेश में नहीं, देश में इसका नाम हो रहा है। बहुत बड़ा शहर है। मेट्रोपॉलिटन के लिए भी अभी प्रावधान हमने किए हैं। और भी इंदौर के लिए जो विकास के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए, उसमें पर्याप्त राशि हमने दी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई कमी आएगी। सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि आप सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार आप सब लोग चला रहे हैं। आज ही कल ही मऊगंज में एक बड़ी घटना हो गई है। एक वहाँ पे एक जो पुलिस का एसआई था, एक हिंसा हुई, उसमें उसकी मौत हो गई है। पुलिस वालों के साथ लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। कल भी इंदौर में एक घटना हुई, वकीलों ने पुलिस वालों को मारा है। तो लोग क्यों कानून व्यवस्था हाथ में उठा रहे हैं और सरकार क्यों सख्ती से उन पर एक्शन नहीं ले पा रही? सरकार पूरी तरह से एक्शन लेगी। और मैं ये कहूँगा कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अपना काम करता है और सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इन सब विषय पर चिंता कर रही है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की कोई बात होगी, हम कड़ाई से उसका पालन करवाएंगे। सर, जिस तरीके से बार बार सरकारें आप पे भरोसा करती हैं कि आप पे बार बार भरोसा करती हैं, वित्त मंत्री का पद आपको दे रखा है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आने वाले वक्त में जो एक सबसे बड़ा पद होता है उसका सपना आप देखते हैं क्या? मुख्यमंत्री पद का सपना देखते हैं क्या? नहीं नहीं, पार्टी जहाँ भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे, चाहे वो छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई मन में कोई अपेक्षा नहीं है। तो आपने कभी जब ये शुरुआत की थी राजनीति की, कभी आपने सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि कहीं सरकार में मंत्री भी बनेंगे या कभी एमएलए का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन जहाँ से नीमच ज़िले में रामपुरा गांव है, वहीं से एजुकेशन करके मंदसौर आ गए थे। ला की हमने प्रैक्टिस भी की मैंने, और उसके बाद में लगातार हम लगे रहे सार्वजनिक क्षेत्र में, विद्यार्थी परिषद से लगे रहे। तो जब 90 में मुझे पहला चुनाव लड़ाया तो कुछ ईश्वर की कृपा, पार्टी का आशीर्वाद रहा कि 8वां चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला। और 4 बार जीते। उमा भारती जी के मंत्रिमंडल में रहने का भी सौभाग्य मिला, बाबूलाल जी गौर के साथ भी रहने का अवसर मिला, और शिवराज जी के साथ मुझे 2 बार मौका मिला। और अभी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, उनके साथ में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सभी शीर्ष नेतृत्व का भी, कि जिन्होंने बहुत एक साधारण परिवार से आए हुए एक कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी है। मैं आभारी हूँ उनका। सर, हम पत्रकार लोग बहुत जगहों पे मौजूद होते हैं, और मैं आज जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ पे मैंने एक घटना देखी, तो उसके 2 कैरेक्टर मेरे आमने सामने हैं, जीतू पटवारी और आप हैं। मल्हारगढ़ में किसानों पे फायरिंग हुई थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ किसानों पे फायरिंग हुई, किसान मारे गए थे। जीतू पटवारी अपने साथ राहुल गांधी को लेकर आए थे, मोटरसाइकिल चला के वहाँ पहुँचे थे। लोगों को लगा था कि किसान आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा और उससे कांग्रेस को बड़ा बूम मिलेगा। कांग्रेस को बूम तो मिला, मगर उस मल्हारगंज में कोई भी, आप दोबारा चुनाव जीते और बड़े मतों के अंतर से जीते।
जिस आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार तो बनवाई मगर आपको वहाँ से हिला नहीं पाई, क्या वजह रही? वो सुनियोजित षड्यंत्र था और मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ हिंदुस्तान के सारे बड़े नेता भी आए थे, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया कि उस समय मैं 12,000 से पहला चुनाव 3,000 से, फिर 6,000 से, फिर 12,000 से, वो जो आंदोलन के बाद 12,000 से मैं चुनाव जीता। और जो कुछ हुआ वो घटनाक्रम बहुत मुझे लगता है कि सब सार्वजनिक हो चुका है, सबको पता है कि दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कुल मिला करके वो राजनीतिक स्टैंड था, षड्यंत्र था वो, मगर उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हो पाई। और अभी ईश्वर की कृपा से मुझे वहाँ उसी विधानसभा में 60,000 से चुनाव जिताया जनता ने। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही लगातार जनता के बीच बने रहें, अपनी सहजता, सौम्यता और सरलता से यूं ही चुनाव जीतते रहें। आप यहाँ विस्तार न्यूज़ के मंच पे आए, बहुत दूर से सफ़र तय करके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, तिवारी जी का और चंचल जी का और विस्तार न्यूज के सभी हमारे परिवार का मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि यह चैनल आपका निरंतर देश, प्रदेश और विदेश तक यह नाम कमाए, ऐसी मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद आपका सर।